हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए थर्ड ईयर। हम महान ब्रिटिश सामाजिक विचारक एंथनी गिडिंग्स का अध्ययन कर रहे थे। किसका अध्ययन कर रहे थे? एंथनी गिडिंग्स। एंथनी गिडिंग्स की लाइफ इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमने पढ़ा कि एंथनी गिडिंग्स महान ब्रिटिश सामाजिक विचारक माने जाते थे तथा इन्होंने प्रति वर्ष एक पुस्तक की रचना की और प्रति वर्ष उस पुस्तक का प्रकाशन भी करवाया। एंथनी गिडिंग्स ने स्टूडेंट्स अपनी महान पुस्तक नेशन स्टेट एंड वायलेंस कौन सी पुस्तक? नेशन स्टेट एंड वायलेंस के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा का प्रतिपादन किया जो कि है आधुनिकता की अवधारणा। कौन सी अवधारणा स्टूडेंट? आधुनिकता की अवधारणा। आधुनिकता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? एंथनी गिडिंग्स ने। कौन सी पुस्तक में किया? अपनी नेशन स्टेट एंड वायलेंस के अंतर्गत इन्होंने अपनी इस महत्वपूर्ण अवधारणा का प्रतिपादन किया। आधुनिकता नाम से ही विदित होता है मॉडर्निटी। आधुनिकता यानी परंपरागत जो भी चीजें हैं उनको छोड़कर नवाचार को अपनाना, नवीनता को अपनाना आधुनिकता के अंतर्गत आता है। आधुनिकता जो है बुद्धिवाद, उपयोगिता, व्यक्तिवाद, सार्वभौमिकता, इन सभी का महत्वपूर्ण समर्थन करती है। आधुनिकता जो है एक ऐसा पद माना जाता है जिसमें प्रगति की इच्छा, विकास के प्रति आस्था और सदैव परिवर्तन का भाव जो है निहित होता है। आधुनिकता में तार्किकता भी पाई जाती है, व्यक्तिवाद भी पाया जाता है, उपयोगिता भी पाई जाती है और वैज्ञानिकता भी पाई जाती है, क्योंकि व्यक्ति जो परंपरागत चीजें हैं उनको छोड़कर हमेशा किस ओर बढ़ रहा है? वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहा है। तो ये वैज्ञानिकता की ओर बढ़ना ही क्या कहलाता है? आधुनिकता के अंतर्गत आता है। तो आधुनिकता क्या है? आधुनिकता इस प्रकार से एक अन्वेषण की प्रक्रिया है जिसकी जड़ें अतीत की पारंपरिकता में निहित है। जड़ें अतीत की पारंपरिकता में क्यों निहित है? क्योंकि अतीत में जो परंपराएं विद्यमान थी, धीरे धीरे आधुनिकता के साथ वो जो परंपराएं हैं उनकी धीरे धीरे क्या होती गई? समाप्ति होती गई। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि पारंपरिक रूप से या परंपरागत रूप से या अतीत में महिलाएं जो हैं, रसोई का कार्य हो या किसी भी तरह का कार्य हो, हर कार्य उनको मसाला पीसना, हर कार्य उनको हाथों से करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में स्टूडेंट्स जैसे जैसे आधुनिकता का प्रभाव होता जा रहा है वैसे वैसे ये जो रसोई का कार्य है वो कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि उसके लिए हर कार्य के लिए एक आधुनिक मशीन जो है वो आ गई है वर्तमान में और वैज्ञानिकता का प्रभाव धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि इंसान जो दिन भर बिजी रहता था वर्तमान में उसके पास स्वयं के लिए काफी समय मिल गया है।
तो इस प्रकार से ये जो आधुनिकता है इसके अंतर्गत बुद्धिवाद, उपयोगिता, व्यक्तिवाद या वैज्ञानिकता तो शामिल है ही। इसके अलावा जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, यानी समाज में परिवर्तन, राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन, आर्थिकी में परिवर्तन और संस्कृति में परिवर्तन भी शामिल है, जो कि आधुनिकता के अंतर्गत आता है। वर्तमान में हमारा जो समाज है वो बहुलताओं से भरा हुआ है, यानी विभिन्नताएं हैं। बहुलताओं का मतलब क्या है? इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है और इस विभिन्नता के अंतर्गत जो आधुनिकता है उसको अत्यधिक ज्यादा अपनाया जा रहा है। क्यों अपनाया जा रहा है? व्यक्तिवाद की वजह से। पहले हम देखते थे परिवार कैसे होते थे, संयुक्त परिवार होते थे। वर्तमान में ऐसा नहीं है। संयुक्त परिवारों की बजाय जो एकल परिवार है, यानी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचता है? स्वयं के बारे में सोचता है। तो जैसे जैसे ये व्यक्तिवाद बढ़ेगा वैसे वैसे वो किसका समर्थन करेगा? आधुनिकता का समर्थन करेगा। किंतु एक चीज आधुनिकता में जो महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है वो है लचीलापन। आधुनिकता में लचीलापन पाया जाता है। लचीलेपन से क्या अभिप्राय हुआ कि जो भी चीजें, जो भी परंपराओं को छोड़कर वर्तमान में जिन भी चीजों को आधुनिकता की वजह से अपनाया जा रहा है उनमें परिवर्तन होता जा रहा है। जिस नई चीज का प्रभाव बाजार में होगा, मार्केट में होगा, व्यक्ति क्या करेगा? उस नई चीज को अपनाना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से आधुनिकता की जो अवधारणा है वो कैसी है? लचीलेपन वाली है। ये आधुनिकता की अवधारणा का जो प्रारंभ है वो कहाँ से माना जाता है? यूरोप से माना जाता है। यूरोप से क्यों माना जाता है? क्योंकि जब यूरोप में सामंतवाद का अंत हुआ, किसका अंत हुआ? सामंतवाद का अंत हुआ। यूरोप में सामंतवाद के अंत के पश्चात किसका उदय हो जाता है? पूंजीवाद का उदय हो जाता है। सामंतवाद का अंत और पूंजीवाद का उदय। और पूंजीवाद का उदय होने के साथ ही समाज की जीवन शैली, समाज की विश्वास, समाज की जो मान्यताएं हैं, समाज की जो परंपराएं हैं, समाज के जो विचार हैं, समाज के जो व्यवहार हैं, उन सारी चीजों में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। और इस यूरोप के सामंतवाद के अंत के बाद जब पूंजीवाद प्रारंभ होता है तो ये पूंजीवाद जो है 20वीं सदी तक आते आते पूरे समाज में फैल जाता है। यानी सभी जगह इसका प्रभाव जो है प्रारंभ हो गया। किसका? आधुनिकता का प्रभाव जो है 20वीं सदी तक। प्रारंभ कहाँ से हुआ था? यूरोप से हुआ था। कब हुआ था? जब सामंतवाद का अंत हुआ और पूंजीवाद का प्रारंभ हुआ। पूंजीवाद यानी आधुनिकता का प्रारंभ हुआ और उसके पश्चात 20वीं सदी तक आते आते पूरे समाज में जो है आधुनिकता का प्रभाव फैल जाता है। यदि हम जो शास्त्रीय समाजशास्त्री हैं या फिर जो शास्त्रीय सिद्धांत वेत्ता हैं उनके बारे में बताएं, जैसे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्कीम और जॉर्ज सिमेल, इनके बारे में देखें स्टूडेंट्स, तो हम बताते हैं इन सभी विद्वानों ने या शास्त्रीय सिद्धांत वेत्ताओं ने आधुनिकता का समर्थन किया है। किसने? इमाइल दुर्कीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, इन सभी ने आधुनिकता का समर्थन किया। और आधुनिकता का समर्थन करने के साथ साथ इन्होंने ये बताया कि समाज का जो विकास है वो हमेशा सरल से जटिल की ओर होता है। कैसे होता है? सरल से जटिल की ओर। इमाइल दुर्कीम ने इसकी तुलना जो है शारीरिक या शरीर संरचना से की है इसकी तुलना,
कि जिस प्रकार से प्रारंभ में पहले एक कोशिकीय जीव, फिर द्विकोशिकीय जीव, फिर बहुकोशिकीय जीव आए, उसी प्रकार से समाज का जो विकास है वो कैसे हुआ, सरल से जटिलता की ओर हुआ, या फिर आधुनिकता का विकास जो है सरलता से जटिलता की ओर हुआ। इस सिद्धांत को हम इमाइल दुर्खीम की जो सामाजिक तथ्य का सिद्धांत था स्टूडेंट्स, उसके अंतर्गत भी हम देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत दुर्खीम ने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की विवेचना की थी। इस यांत्रिक एकता के अंतर्गत उन्होंने क्या बताया था कि ये जो यांत्रिक एकता है वो कैसे समाजों में पाई जाती है, छोटे समाजों में पाई जाती है, जहां पर जनसंख्या कम थी और वहां पर उनके जो संबंध थे वो घनिष्ठ थे। व्यक्ति एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से जानता था, समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। वहां पर किस प्रकार की एकता थी? यांत्रिक एकता थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, निजी संपत्ति का प्रभाव पड़ना जो है प्रारंभ हुआ, और इस निजी संपत्ति ने समाज की बजाय किसका प्रभाव को महत्वपूर्ण माना? व्यक्ति के प्रभाव को महत्वपूर्ण माना। और जहां व्यक्ति या व्यक्तिवादिता प्रारंभ हो जाती है स्टूडेंट्स, वहां पर क्या प्रारंभ हो जाता है? आधुनिकता प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से यांत्रिक एकता से कौन सी एकता आ गई? सावयवी एकता, जो कि कब पाई जाती है? वर्तमान में पाई जाती है। यानी आधुनिक समाज में किस प्रकार की एकता पाई जाती है? सावयवी एकता पाई जाती है, जहां पर व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है, या व्यक्तिवादिता का जो प्रभाव है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि आधुनिकता को बहुत ही ज्यादा वर्तमान में अपनाया जा रहा है। यदि साधारण रूप में हम आधुनिकता की परिभाषा देखें तो आधुनिकता क्या है? आधुनिकता एक अवधारणा है जो कि संस्थागत सामाजिक जीवन और सामाजिक संगठनों में होने वाले जटिल परिवर्तनों से संबंधित है। यानी समाज की जो संरचना है या समाज का जो संगठन है उसमें जो भी परिवर्तन होता है वह परिवर्तन किसके अंतर्गत माना गया है? आधुनिकता के अंतर्गत माना गया है। और ये परिवर्तन या ये आधुनिकता का प्रभाव जो कि 17वीं शताब्दी से यूरोप से प्रारंभ हुआ, वर्तमान में पूरे समाज, पूरे विश्व तक यानी वैश्वीकरण का रूप धारण कर चुका है और पूरे विश्व में ये फैल चुका है। तो इस प्रकार आधुनिकता एक ऐसी अवधारणा है जो सामाजिक जीवन और सामाजिक संगठनों के तरीकों को दर्शाती है। गिडिंग्स ने इसकी परिभाषा देते हुए बताया कि आधुनिकता एक बहुआयामी प्रक्रिया है। क्या बताया गिडिंग्स ने? आधुनिकता एक बहुआयामी प्रक्रिया, यानी इसका कोई एक आयाम नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे कारक हैं। तो ये बहुआयामी प्रक्रिया है और इसमें जो परिवर्तन और गत्यात्मकता पाई जाती है, परिवर्तन तो लगातार होता ही रहता है, पारंपरिकता पीछे छूटती जा रही है, नवीनता को अपनाते जा रहे हैं, नवाचार को अपनाते जा रहे हैं। तो इस रूप में आधुनिकता कैसी होगी? बहुआयामी हो गई, लचीली हो गई, और लचीली होने के साथ साथ इसमें जो परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन के साथ साथ इसमें गत्यात्मकता भी पाई जाती है, गतिशीलता भी पाई जाती है, और ये गत्यात्मकता और परिवर्तन जो है एक दूसरे में अंतर्निहित होते हैं। तो इस प्रकार गिडिंग्स जो है वो आधुनिकता को किस रूप में परिभाषित करते हैं कि आधुनिकता अनिवार्य रूप से एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन और गत्यात्मकता अंतर्निहित होते हैं। इस आधुनिकता पर राजनीतिक संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और इस आधुनिकीकरण को गति देने का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो महत्वपूर्ण कार्य स्टूडेंट किसने किया है? वैश्वीकरण ने किया है।
ये वैश्वीकरण है। इसी की वजह से वर्तमान में हमारे पूरे समाज में, पूरे विश्व में आधुनिकता को एक विस्तृत तौर पर अपनाया जा चुका है। गिडिंग्स ने, मैंने आपको पहले भी बताया, गिडिंग्स ने अपनी कौन सी पुस्तक में ये सिद्धांत दिया? नेशन स्टेट एंड वायलेंस में आधुनिकता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत उन्होंने आधुनिकता के कुछ लक्षणों का उल्लेख भी किया। उन लक्षणों में सबसे पहला लक्षण जो बताया है स्टूडेंट्स गिडिंग्स ने, वो ये बताया है कि आधुनिकता के युग को परिवर्तन गति प्रदान करता है। क्या करता है? वर्तमान में जो आधुनिकता बढ़ रही है उसको जो परिवर्तन होते जा रहे हैं वो एक गति प्रदान करते हैं। और ये जो परिवर्तन होता है, ये जो परिवर्तन की लहर है, ये परिवर्तन की लहर जो है पूरे विश्व में फैल चुकी है और साथ ही साथ ये पृथ्वी के धरातल से पूरी तरह से टकरा रही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे विश्व में वर्तमान में आधुनिकता का जो प्रभाव है वो अत्यंत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। तीसरा जो लक्षण महत्वपूर्ण रूप से बताया है स्टूडेंट्स गिडिंग्स ने, वो बताया कि आधुनिक संस्थाओं की प्रकृति के कुछ आधुनिक रूप, आधुनिक संस्था के कुछ रूप जो हैं पहले विद्यमान नहीं थे। यानी ऐतिहासिक समय में ये सारी चीजें विद्यमान नहीं थी, लेकिन वर्तमान में वो पाई जाती है। जैसे कि आप राज्य को ले लीजिए, राज्य नहीं था, वर्तमान में राज्य का प्रभाव जो है पूर्णतया पाया जाता है। तो इस रूप में गिडिंग्स ने मुख्य रूप से 3 लक्षणों का उल्लेख किया आधुनिकता की। परिवर्तन क्या प्रदान करता है? गति प्रदान करता है। परिवर्तन पूरे विश्व में फैल चुका है और धरती के प्रत्येक हिस्से से वो टकरा रहा है। आधुनिक संस्थाएं वर्तमान में जो पाई जाती हैं वो ऐतिहासिक समय में आधुनिक संस्थाएं विद्यमान नहीं थी। जैसे कि राज्य पहले नहीं पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे आधुनिकता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे राज्य का प्रभाव भी जो है बढ़ता जा रहा है। इन लक्षणों के साथ साथ एंथनी गिडिंग्स ने आधुनिकीकरण की अवधारणा या आधुनिकता की अवधारणा के कुछ मुख्य कारणों का उल्लेख भी किया है। ये मुख्य कारण जो है, सबसे पहला है स्टूडेंट्स शिक्षा। आधुनिकता का समर्थन करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो शिक्षा ने निभाई है। जैसे जैसे हमारी आधुनिक शिक्षा का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता जा रहा है, व्यक्ति जो है व्यक्तिवादी होता जा रहा है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती जा रही है, वैज्ञानिकता में वृद्धि होती जा रही है, उसका हुनर जो है वो बढ़ता जा रहा है और ज्ञान और विज्ञान का प्रचार क्या होता है? जहां ज्ञान है, विज्ञान है, वहीं स्टूडेंट्स क्या है? आधुनिकता है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण आधुनिकता का कौन सा हो गया? शिक्षा। शिक्षा के आधार पर ही ज्ञान में वृद्धि, विज्ञान में वृद्धि और विज्ञान में वृद्धि के साथ साथ आधुनिकीकरण का बढ़ना या फिर आधुनिकता का बढ़ना। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो बताया है या कारण जो बताया है गिडिंग्स ने, वो बताया है संचार। संचार व्यवस्था का बढ़ना भी आधुनिकता का महत्वपूर्ण कारण है कि जैसे जैसे संचार के साधनों या माध्यमों का विकास होता गया वैसे वैसे ज्ञान के प्रचार एवं प्रसार जो है वो होता गया, क्योंकि स्थान संचार माध्यमों से व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करके मिलकर
अपने ज्ञान और शिक्षा में वृद्धि की और आधुनिकता की ओर बढ़ता गया। तीसरा जो एंथनी गिडिंग्स ने आधुनिकीकरण का प्रमुख कारण बताया है वो बताया है राष्ट्रवादी विचारधारा। व्यक्ति में जैसे जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय होता गया, व्यक्ति एक दूसरे के करीब आता गया और एक दूसरे के विचारों को ग्रहण करता गया। ग्रहण करने के साथ साथ वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता गया और जैसे ही उसने कुछ सीखा, ज्ञान और विज्ञान में वृद्धि की, वहां पर आधुनिकता का प्रवेश हो गया। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रवादी विचारधारा ने भी आधुनिकता में वृद्धि करने में या आधुनिकता को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिकता के महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख करने के साथ साथ एंथनी गिडिंग्स ने आधुनिकता के कुछ कारक या आयामों का भी उल्लेख किया है। क्या बताया है? कारक अथवा आयाम। आधुनिकता की अवधारणा के लिए जो कारक या आयाम पाए जाते हैं या जिनका उल्लेख एंथनी गिडिंग्स ने किया है वो आयाम कौन कौन से हैं? सबसे पहला आयाम जो उन्होंने बताया है आधुनिकता की अवधारणा का सबसे पहला आयाम बताया है पूंजीवाद। पूंजीवाद यानी पूंजी का प्रचार प्रसार। पूंजीवादी प्रथा या पूंजीवादी व्यवस्था का प्रारंभ ही सबसे पहले आधुनिकता की अवधारणा को महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि आधुनिकता को अपनाने में पूंजीवाद ने महत्वपूर्ण सहयोग किया है। पूंजीवाद की वजह से समाज दो वर्गों में बटा, श्रमिक और मालिक दो वर्गों में बटा। दैनिक मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी प्रारंभ हुई और दिहाड़ी मजदूरी प्रारंभ होने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा का प्रवेश हुआ और जहां पर प्रतिस्पर्धा का प्रवेश होता है वहां पर आधुनिकता जो है वो पाई जाती है। प्रतिस्पर्धा बाजार में आई, माल को बेचने के लिए नए नए बाजारों की खोज हुई और नए बाजारों की खोज ने प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाया और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के साथ साथ नए नए जो तरीके थे उनको व्यक्ति ने अपनाना प्रारंभ किया, नए साधनों को अपनाना प्रारंभ किया और नए साधनों ने समाज में किसका प्रभाव बढ़ा दिया? आधुनिकीकरण का प्रभाव बढ़ा दिया या फिर आधुनिकता का जो प्रभाव है वो बढ़ा दिया। दूसरा महत्वपूर्ण आयाम जो एंथनी गिडिंग्स बताते हैं आधुनिकता का, वो बताते हैं उद्योगवाद। पूंजीवाद का समाज में प्रवेश एक महत्वपूर्ण आयाम है आधुनिकता के लिए, लेकिन पूंजीवाद के साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण आयाम आता है वो आता है उद्योगवाद। उद्योगवाद ने क्या किया? पारंपरिक उत्पादन के जो साधन थे उन पारंपरिक उत्पादन के साधनों को मशीनी उत्पादन में बदल दिया। किस में बदल दिया? मशीनी उत्पादन में बदल दिया। यानी व्यक्ति जो है हाथों से कुछ वस्तुओं का उत्पादन कर पाता था, तो उद्योगवाद ने या औद्योगिकरण ने उसे बिल्कुल परिवर्तित करके रख दिया और सारा उत्पादन जो है वर्तमान में यंत्रों के द्वारा या फिर मशीनों के द्वारा होने लगा। परिवहन के साधन, संचार के साधन और घरेलू जीवन जो है ये सभी पारंपरिक रूप से परिवर्तित होकर आधुनिक रूप में आ गए तथा समाज में जो भी प्रकृति से कच्चे रूप में प्राप्त होता था उनको मशीनों के द्वारा निर्मित करके अन्य जगहों पर बेचा जाता था या अन्य मार्केट में भेजा जाता था। कारखानों में मशीनों द्वारा जिस भारी माल को उत्पादित किया जाता था वह भारी माल बाजार में आता था और इसी के कारण जब बाजार में आएगा माल
तो संचार और परिवहन के साधनों का जो है प्रभाव अत्यधिक होगा और इनका प्रभाव बढ़ता गया, संचार और परिवहन के साधनों का प्रभाव बढ़ता गया और समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। तो मशीनी उत्पादन क्यों? पारंपरिक उत्पादन हाथ से हो रहा था तो कम हो रहा था, लेकिन मशीनों से उत्पादन में वृद्धि हुई, बाजार की आवश्यकता हुई, बाजार को ढूंढा जाने लगा और जब बाजार मिले बेचने के लिए तो मशीनों से बहुत अत्यधिक उत्पादन होने लगा। साथ ही साथ परिवहन के साधनों की आवश्यकता होने लगी क्योंकि बाजार ढूंढे जा रहे थे। बाजार जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सामान को बेचा जाता था, इसलिए परिवहन और संचार के साधनों का भी इस समय अत्यधिक प्रभाव बढ़ता गया, जो कि आधुनिकता का महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है। तीसरा है प्रशासनिक निगरानी। तीसरा महत्वपूर्ण आयाम, इन दोनों आयामों से भी महत्वपूर्ण आयाम जो बताया है वो बताया है गिडिंग्स ने प्रशासनिक निगरानी, यानी पूंजीवाद, उद्योगवाद यदि समाज में पाया जाता है तो इसके कुछ प्रभाव अच्छे हैं तो कुछ प्रभाव बुरे भी हो सकते हैं। उन बुरे प्रभावों को रोकने के लिए क्या आवश्यक होता है स्टूडेंट्स? प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? प्रशासनिक नियंत्रण, यानी प्रशासन के द्वारा यदि उद्योगवाद और पूंजीवाद पर नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो ये अपनी मनमानी शुरू कर देंगे। मनमानी कैसे शुरू कर देंगे? बाजार है, बाजार में मनचाही कीमत पर माल बेचेंगे। तो इस समय किसकी आवश्यकता है? प्रशासनिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है और ये प्रशासनिक नियंत्रण जो होता है ये पूरे उद्योगवाद और पूंजीवाद पर निगरानी करने का कार्य करता है। तो इस रूप में जो राज्य है वो राज्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस संस्थागत ढांचे को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। तो ये प्रशासनिक नियंत्रण ही है जो वर्तमान में पूंजीवाद और उद्योगवाद पर, यानी राज्य ही जो है वो पूंजीवाद और उद्योगवाद पर नियंत्रण रखे हुए हैं। चौथा महत्वपूर्ण आयाम जो एंथनी गिडिंग्स ने बताया है वो ये बताया है राष्ट्र, राज्य अथवा सैनिक शक्ति। राष्ट्र, राज्य अथवा सैनिक शक्ति। कौन सा है चौथा महत्वपूर्ण आयाम? राष्ट्र, राज्य या सैनिक शक्ति। आधुनिकता का चौथा आयाम, आधुनिकता का केंद्र जो है, गिडिंग्स ने समाज को नहीं मानकर किसको माना है? राज्य को माना है कि हमारी आधुनिकता का मुख्य केंद्र जो है कौन है? राज्य है। और राज्य जो है सैनिक शक्ति के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सैनिक शक्ति के द्वारा नियंत्रित होता है। ये सैनिक शक्ति जो है राज्य पर निगरानी करने का कार्य करती है। राज्य के अलावा अन्य किसी संस्थाओं द्वारा निगरानी का कार्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रशासनिक नियंत्रण या प्रशासनिक जो तंत्र होता है वो सारा राज्य के अंतर्गत निहित होता है। तो इस रूप में राज्य ही या फिर सैनिक शक्ति के रूप में ही इन सभी यानी पूंजीवाद और उद्योगवाद पर नियंत्रण रखने का महत्वपूर्ण कार्य जो है राष्ट्र, राज्य या राज्य के द्वारा किया जाता है। पांचवा जो महत्वपूर्ण आयाम गिडिंग्स ने बताया है वो ये बताया है प्रतिबंधित समाज। कौन सा महत्वपूर्ण आयाम बताया है? पांचवा, प्रतिबंधित समाज। प्रतिबंधित समाज वह समाज होता है जहां पर समय और स्थान जो है सिकुड़ जाते हैं।
समय और स्थान का सिकुड़ने का मतलब नहीं है कि कपड़ों की तरह सिकुड़ गए या छोटे हो गए, ऐसा नहीं है। स्थान इसलिए सिकुड़ गए हैं क्योंकि परिवहन के साधनों का प्रभाव बढ़ गया है, इसलिए व्यक्ति को आजकल या वर्तमान में अत्यधिक दूरी पर जाने में भी कहीं कोई समय नहीं लगता है। बहुत ही जल्दी और कम समय में बाय एयर या अत्यधिक जो आधुनिक साधन है परिवहन के, उनके द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो इस रूप में समय सिकुड़ गया है, यानी कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है। और इन संचार माध्यमों की वजह से समय की भी बचत हो गई है। मोबाइल वगैरह जो है या फिर इन संचार माध्यमों से व्यक्ति एक कुछ पल में ही एक दूसरे से संपर्क स्थापित करके अपने जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनके बाजार को आसानी से खोज सकता है। तो इस तरह से ये जो प्रतिबंधित समाज है यह स्थान और समय के संदर्भ में है कि व्यक्ति जो है एक दूसरे से दूर रहकर भी या फिर एक दूसरे के साथ रहकर भी या दूर रहकर जैसे भी हो, फिर भी वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंथनी गिडिंग्स ने आधुनिकता का जो छठा और अंतिम आयाम बताया है वो बताया है सन्निहित कारक। कौन सी कारक? सन्निहित कारक। सन्निहित कारक भी जो है आधुनिकता के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में माने जाते हैं, जो कि किसके साथ जुड़े हुए हैं? समय और स्थान के साथ जुड़े हुए हैं। इसी को गिडिंग्स ने सन्निहित कारक की संज्ञा दी है। ऐसे कारक जो समय के साथ भी जुड़े रहते हैं और स्थान के साथ भी जुड़े रहते हैं, ऐसे कारक कहलाते हैं सन्निहित कारक। उनके अनुसार ये सन्निहित कारक ही जो हैं परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन को लाते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि परंपरागत समाजों में जब समाज छोटे थे, संबंध कैसे पाए जाते थे? प्रत्यक्ष थे। संबंध घनिष्ठ पाए जाते थे, प्राथमिक संबंध पाए जाते थे। व्यक्ति जो है एक दूसरे को आसानी से जानता था। त्योहार हो या कोई उत्सव हो, उस समय एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे के साथ मिलकर उन त्योहारों और उत्सवों को जो है मनाते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज में जनसंख्या बढ़ती गई, निजी संपत्ति की अवधारणा का प्रभाव हुआ, तो उसकी वजह से जैसी जनसंख्या बढ़ी, जो संबंध पहले प्राथमिक और घनिष्ठ थे वो द्वितीयक संबंधों में परिवर्तित हो गए, औपचारिक संबंधों में परिवर्तित हो गए। और जहां औपचारिक संबंधों का प्रवेश होता है स्टूडेंट्स, वही आधुनिकता का प्रवेश होता है, क्योंकि औपचारिक संबंध जो है घनिष्ठ नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे को जानते नहीं, जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से, अपने उत्पादन को बेचने के लिए बाजार की वजह से, या फिर कोई अन्य जो उनका स्वार्थ पूर्ति है, उन स्वार्थ पूर्ति की वजह से वो एक दूसरे को जानते हैं। तो वर्तमान में ये औपचारिक संबंध हो गए हैं, जो कि हर कार्य किस रूप में देखते हैं? लिखित रूप में। यदि कुछ लिखित नहीं है, इसका मतलब आपने चाहे माल दिया है या कुछ भी किया है, उसका कोई लेना देना नहीं है। हर चीज जो है रिटर्न में होनी चाहिए। तो एक दूसरे को जानना, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो बिजनेस है उसके थ्रू हम एक दूसरे को जान रहे हैं, बस उसी से लेना देना है। तो इस प्रकार एंथनी गिडिंग्स ने जो आधुनिकता की अवधारणा दी है, उस आधुनिकता की अवधारणा के अंतर्गत राष्ट्रवादी शिक्षा, संचार इत्यादि कारणों को बताते हुए जिन महत्वपूर्ण आयामों को उल्लेख किया है, वो महत्वपूर्ण आयाम जो है आधुनिकता के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इसीलिए
वर्तमान में जो है आधुनिकता का प्रभाव जो है वो हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी व्याप्त है।